नोट ये था कि व्हेन d block element when d block elements form ions, 4s electrons are lost first. ये मैंने आपको कल लिखवाया था कि जब डी ब्लॉक का मतलब होता है बेटा ट्रांजिशन मेटल्स, और आपको मैंने इसकी रीजन ये बताई थी कि ट्रांजिशन मेटल्स को डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सबशेल में एंटर हो रहा होगा. फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा की थी सपोज स्कैंडियम की. स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. ये तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी स्कैंडियम की. अब आपसे मैंने ये कहा था, कल भी बताया था आपको कि 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं. आप बेहतर ये है कि आप इनको रीअरेंज करके लिख लें. तो अगर आप इनको जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3d1 4s2. मैं इसको यहीं पर अरेंज कर देता हूँ. 3d1 4s2. अब आपने अगर आइन बनाना है ना बेटा, आपने आइन बनाना है सपोज +3. +3 का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन्स बेटा. तो अब आउटर मोस्ट से बस इलेक्ट्रॉन निकाल दें. आउटर मोस्ट कौन से हैं इसके? 4s सबसे बाहर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालें और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा आप डी से निकाल दें. आपका जो आइन बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6. अच्छा, इसी तरीके से कॉपर और क्रोमियम की जरा आइन बेटा हम बना लेते हैं. जी बेटा अली बाजवा, आप डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पूछ लें. आपने हैंड रेज किया हुआ है. सर तो अली ये जब भी होगा तो 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स ये हम रिमूव करेंगे. जी बेटा, क्योंकि इसकी मैंने आपको रीजन ये बताई थी. देखिए कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जब आप इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होते हैं तो ऐसे कर रहे होते हैं 3d1 एंड 4s2 एंड 3d1. देखने में आपको क्या लग रहा है कि 3d इज द आउटर मोस्ट ना, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि 4s के इलेक्ट्रॉन और 3d के इलेक्ट्रॉन बेटा, इन दोनों में ना डिस्टेंस बहुत कम होता है, इनमें गैप बहुत कम है, जिसकी वजह से 4s के इलेक्ट्रॉन और 3d के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करती हैं. इस रिपलियन का इफेक्ट ये होता है कि जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो 3d से अवे चले जाते हैं. मतलब 3d तो वहीं रहेगा, 4s के इलेक्ट्रॉन थोड़े से न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे. कल का लेक्चर आपने सुना था अली? जी सर जी. हाँ, तो उसके अंदर हमने ये बात बताई थी कि 4s के इलेक्ट्रॉन ने बाहर चले जाना है. ठीक है, तो अब बस ये नोट फिर आप याद कर लें कि जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट ने आयन बनाना है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे और बाकी अगर इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं तो वो आप किससे निकालेंगे? 3d से निकालेंगे. ठीक. तो ये बेटा आप इसको याद कर लीजिएगा. अभी एक और देखें, मैं आपको कराता हूँ क्रोमियम की कराता हूँ. क्रोमियम हैज 24. अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें एक ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कॉपर एंड क्रोमियम 1s2. अच्छा, ये बात याद रखें, जिन्होंने कल क्लास नहीं भी ली वो भी सुन लें, फिलिंग इसी रूल के तहत होगी. ये जो बेटा हमने डायग्राम बनाई है ना, फिलिंग तो आपने इसी रूल के तहत करनी है बेटा कि पहले 1s में, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d. इसी रूल के तहत आप फिलिंग करेंगे तमाम एटम्स में, चाहे डी ब्लॉक है या नहीं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. पहले तो ये बताएं कि ये इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्रोमियम के केस में क्या 4s2 3d4 होगा? नो सर. नहीं, हमने ये कहा था
कि डी यहां पर अनस्टेबल है और 4s और 3d में गैप भी कम होता है। ये दो दो रीजन है बेटा, जंप मार लगाने की दो रीजन है। पहली रीजन कि 4s और 3d में लेस गैप है, दूसरा कि 3d पार्शली फिल्ड सबशेल है, अनस्टेबल है। तो क्या होगा, 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा एक, ठीक है। जब 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। बेटा ऊपर वाली आप लिख कर नहीं आएंगे, आप नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और फिर मैंने ये कहा था कि बेहतर ये होता है कि आप इसको अरेंज कर दें बेटा, मतलब 4s को बाहर निकाल दें, 3d को अंदर ले आए। इससे एक सीक्वेंस भी आपको देखिए नजर आएगा, मैं बताता हूं आपको सीक्वेंस क्या है। कि देखिए तीसरा शेल इकट्ठा हो गया, ये पहला शेल, दिस इज द सेकंड शेल बेटा 2s एंड 2p, दिस इज द थर्ड शेल, और ये फोर्थ। अब अगर आपसे कहा जाता है कि आप क्रोमियम का आयन बनाएं, अगर बेटा आपने ये अरेंजमेंट कर लिया ना तो फिर आपको कोई भी गलती नहीं होगी आयन बनाने में। सपोज क्रोमियम 3+ वो कहता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करके लिखा है तो उससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 4s इज द आउटर मोस्ट। तो आपने अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालने हैं, क्रोमियम 3+ का मतलब है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आप बेटा s का 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 3d से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो अब जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, अब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 21। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3। ये है जी क्रोमियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से वो कॉपर की भी बेटा आयन पूछता है। कॉपर की जब आयन पूछता है तो अक्सर बच्चे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जंप नहीं करवाते। याद रखें ये दो वाहिद मेटल्स हैं जिनमें आपने जंप लगवाना है बेटा, किसी और मेटल्स में ये जंपिंग ना करवाइएगा, सिर्फ क्रोमियम में होगा और कॉपर में होगा, बाकियों में नहीं होता, क्योंकि बाकियों में डी जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रहा होता 4s इलेक्ट्रॉन के जंप करने के बावजूद। तो मैं कॉपर का भी करवा देता हूं। अच्छा, कॉपर है हमारे पास 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। वैसे होनी ऐसे चाहिए थी जो नॉर्मली ट्रेंड जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग। कॉपर के लिए ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बेटा देखें 3d इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है, पार्शली फिल्ड है। तो क्या होगा, s का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनटू द 3d, तो इसकी जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ऐसे होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये है बेटा रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर। ये आप लोगों ने एग्जाम में करके आनी। अगर वो कॉपर आई, अच्छा इसमें अब आप शफलिंग कर लें बेटा तो बहुत अच्छी बात है। 4s को बाहर कर दें, 3d को अंदर कर दें, तो मैं यहीं पर कर देता हूं 3d10 4s1। अब अगर वो कहता है ना कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, मतलब 27, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस, यहां से लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे एक, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप 3d से बेटा फिर निकालेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। ये है बेटा, इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप देख सकते हैं बेटा ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका मैंने आपको नाम बताया था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं ना, फिलिंग, तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में एंटर हो रहा होता है, डी में, इसलिए हमने इसको डी ब्लॉक कहा था। इसी तरीके से बेटा मैं आपको एक और चीज भी आज बता दूं, ये जो हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स नहीं है बेटा, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम,
रुबिडियम, सीजियम या ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये ग्रुप 1 मेटल है, ये ग्रुप 2 मेटल्स हैं। बेटा इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स को पता है क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। उसकी रीजन जरा देखिएगा। मैं किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूं, सोडियम की कर लेता हूं। चलिए, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s4। बेटा बताइएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हो रहा है? सब शेल का नाम बताएं। शाबाश। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हुआ फॉर सोडियम? 3s। 3s, तो s में एंटर हुआ ना। देयरफॉर वी से ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर s ब्लॉक। इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। मैग्नीशियम की करके देख लें, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हुआ बेटा? s में। s में एंटर हुआ ना। जी सर। तो इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स का दूसरा नाम बेटा क्या है? इसको सीख लें, s ब्लॉक एलिमेंट। आप किसी भी कभी कर लें, लिथियम का कर लें। लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में एंटर हुआ, तो इसलिए आप इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है बेटा, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स को एस ब्लॉक बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स को मैंने बता दिया डी ब्लॉक बोलते हैं। अब आगे आ जाते हैं, एक हमारे पास जो एक नेक्स्ट है पी ब्लॉक, उसको क्या कहते हैं? ये एक जनरल सी चीज है, बेसिक सी बेटा। ये एक चीज है जो आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल में, उसको एस, पी, डी और एफ में हमने रखा हुआ है। अच्छा, ये तो एस ब्लॉक हो गया। ट्रांजिशन का मैं आपको बता चुका हूं। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है? डी ब्लॉक। कोई बच्चा रीजन बता सकता है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट? हाँ जी बेटा, ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? सर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी शेल में जाते हैं। डी शेल में जाती है, ठीक है। अब बेटा ग्रुप 3 की बात कर। अच्छा, अब ग्रुप 3 पर आ जाएं, ग्रुप 4 पर आ जाएं, ग्रुप 5 पर आ जाएं, ग्रुप 6 पर आ जाएं, ग्रुप 7 पर आ जाएं। ग्रुप 3 है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ग्रुप 5 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ग्रुप 5 है नाइट्रोजन, फास्फोरस। ग्रुप 6 है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम। ग्रुप 7 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नोबल गैस का मैं आपको बताता हूं, उसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप। अच्छा बेटा, जरा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, या बोरॉन की या नाइट्रोजन की, इनमें से किसी की भी करके देख लें। बोरॉन हैज 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1 होगा बेटा बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हुआ? पी सब शेल में। पी में। अभी आप देखिएगा, मैं इन सारों को कहूंगा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं? इन एलिमेंट्स का ताल्लुक पी ब्लॉक से है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर हो रहे। कार्बन को देख लें, 1s2, 2s2, 2p2। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो पी में एंटर हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलूंगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन को देख लें या नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2, 2p3। इसलिए बेटा ऑक्सीजन को आप देख लें, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p4। इसी तरीके से बेटा फ्लोरीन को देख लें, 1s2, 2s2, 2p5। और फ्लोरीन के आगे बेटा नियॉन जो है, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं,
नियॉन को देख लें 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो बेटा ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एफ को रहने दें, एफ बिल्कुल हमारे सिलेबस में भी नहीं है। वो जो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बेटा नीचे होते हैं ना, जो 2 रोज आपको नजर आ रही होती हैं अलहदा से सेपरेट, वो एफ ब्लॉक होते हैं, लेकिन उसको आप स्किप कर दें। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक ये मेन पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, एफ ब्लॉक वाले जो नीचे लास्ट 2 रोज हैं वो उनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो साथ साथ मैं आपको पहले बता दूंगा। ये ओ लेवल्स में आप पढ़ कर आए हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन फिर बेटा कुछ चीजें समझ लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कोई चीजें आप समझ लें। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने मुझे बताना है कि आइसोटोप के बारे में बेटा कुछ जानते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? सर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में अलग होते हैं, और बाकी कुछ और बेटा उसकी प्रॉपर्टीज के आइसोटोप में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? आइसोटोप की होती हैं। जी बेटा बोलें, शाबाश, क्या कह रहे हैं? सर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा फर्क होता है सेम एलिमेंट में। चलिए ये सारी चीजें मैं आपको जरा बता देता हूँ अभी। ये बेटा डेफिनेशंस वैसे तो ये ओ लेवल से पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। एलिमेंट की डेफिनेशन, आइसोटोप की डेफिनेशन, एटम की डेफिनेशन। बेटा एलिमेंट की डेफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज एलिमेंट? Sir, it is a pure substance. इट इज अ प्योर सब्सटेंस। बेटा मार्किंग्स के बाद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ओ लेवल्स में आप एक डेफिनेशन बेटा ये भी पढ़ी होगी, जरा सुने। क्या ये डेफिनेशन ओ लेवल्स में पढ़ी है कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम? Yes. असल में ये डेफिनेशन वो एक्सेप्ट करता है, मैं इसको लिख देता हूं। प्योर सब्सटेंस which consist of one type of atoms। लेकिन इससे अच्छी डेफिनेशन बेटा ये अभी आपको बताऊंगा इसकी रीजन की ये इसमें क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मार्किंग स्कीम वाले इसको एक्सेप्ट करेगा बेटा। अगर आप ये लिखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेक्निकली इसमें थोड़े से प्रॉब्लम है। दूसरी डेफिनेशन बेटा ये है कि एलिमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस that cannot be split, into anything more simple by chemical mean। और लास्ट चीज अगर ये भी आप ऐड कर दें कि all the atoms in an element have same atomic number, all the atoms in an element have same atomic number। अच्छा बेटा मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ऊपर वाली जो है ना टेक्निकली थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है, वो जरा सुने। सपोज एलिमेंट आपने लिया है, कार्बन लिया है, सपोज करते हैं कार्बन, ये कार्बन एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे कार्बन होंगे ना बेटा, कार्बन एलिमेंट में बहुत सारे कार्बन होंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है बेटा इसमें C612 C613 दोनों हो, आइसोटोप भी हो? क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है या नहीं है बेटा? जी सर बताइएगा। तो अब मुझे ये बताएं, जो पहली डेफिनेशन आपकी विच कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, क्या ये कार्बन एलिमेंट एक टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है या इसमें उसका आइसोटोप भी है C613? एक जैसे एटम तो ना हुआ ना बेटा, डिफरेंट हो गए या नहीं हुए? जी बेटा बताएं। अगर कार्बन एलिमेंट, हाँ तो लेकिन बेटा इस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है
इस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप लोग पहली डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग पहली डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब दूसरी चीज पर आ जाए कि व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? आप लोगों ने बता दिया है कि जिस तरह कार्बन है ना, देखें तो अल्लाह ताला ने कार्बन को इस तरीके से बनाया हुआ है कि कुछ कार्बन C612 है, कुछ कार्बन C613 है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आप अगर देखें इसमें आइसोटोप की डेफिनेशन जो आपने बतानी है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है कि आप पार्टिकल्स के लिहाज से बताएं। वो कैसे देखें? अभी आप वो डेफिनेशन खुद बना लेंगे। जरा इनके पार्टिकल्स बताइएगा बेटा। कार्बन C612 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? शाबाश बताएं। सबसे पहले ये बताएं, सबसे पहले बेटा ये बताएं कि ये जो स्मॉलर नंबर होता है ना, ये आपको क्या बता रहा होता है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर? स्मॉलर नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा, दिस इज द एटॉमिक नंबर। और जो बिगर होता है ये आपको क्या बता रहा होता है? मास नंबर। इसके ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया है तो आपने स्मॉलर नंबर इज द एटॉमिक नंबर, ये याद रखना है। जो छोटा नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। अब बेटा दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये याद रखें। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन नंबर है। और जो मास नंबर है बेटा वो क्या चीज है? मास नंबर दो चीजों का सम होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई बच्चा मुझे मास नंबर का और नाम भी बता सकता है क्या होगा? एटॉमिक और नाम? न्यूक्लियन नंबर। एटॉमिक नंबर जी एटॉमिक नंबर, लेकिन न्यूक्लियॉन नंबर, क्योंकि बेटा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस, इसलिए उसको न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं। तो याद रखें, एक एलिमेंट के जो दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो स्मॉलर नंबर इज द एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन है, और बिगर नंबर इज द मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अब बेटा अगर इसमें पार्टिकल्स आपसे मैं पूछूं तो आप फौरन मुझे बता देंगे इसमें प्रोटॉन है 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये भी आपको बेटा पता होगा कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 ही होंगे, क्योंकि ये एटम है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अगर 6 टाइम पॉजिटिव चार्ज है तो 6 टाइम नेगेटिव चार्ज होगा, तभी कैंसिल होंगे ना। इसलिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल। और बेटा न्यूट्रॉन निकालने के लिए, आपने क्या करना है? 12 - 6 = 6। अब जरा इसके आइसोटोप की बात कर ली जाएगी। ये जो है प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, और न्यूट्रॉन बेटा इसमें कितने होंगे? 13 - 6, 7। अब बेटा आइसोटोप की डेफिनेशन देखें। एक और डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं कि व्हाट आर आइसोटोप्स? एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having same proton number, same electron number, but different neutron number। बेटा ये डेफिनेशन भी आप बताएंगे कि सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन आप देख लें लास्ट रो में आपको पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन दोनों में क्या है? चेंज। लास्ट चीज आइसोटोप के बारे में मुझे ये बता दें कि जो आइसोटोप्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहते हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी? अगर सेम होंगी तो क्यों सेम होंगी? सर सेम होंगी। क्यों सेम होंगी बेटा? रीजन? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं। नहीं, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है बेटा, पहली बात ये ध्यान में रखो। केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करती। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है इन बोथ द एटम्स, इन बोथ आइसोटोप्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में एक जैसी है ना। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों आइसोटोप में सेम है। बट अब इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मैं आपको पहले आयन की प्रैक्टिस भी करवा दूं। मैं देखता हूँ आप आयन का कॉन्सेप्ट है आपके पास या नहीं, कि आयन्स कैसे बनते हैं। पहले तो बेटा मुझे ये बता दे, एक और क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछता हूँ। यूरेनियम है मेरे पास 92 238। बड़ा जल्दी से इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मुझे बताइएगा। प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 92 92। पहली बात है इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? 238 माइनस 92 146। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है कि आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपको मे बी वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह करके दे, तो इसको जब भी आप सम करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो आपके पास क्या बन जाएगा? मैस नंबर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, चलिए डायरेक्ट अब आ जाते हैं जिस पर। ये क्वेश्चन है बेटा जो पास पेपर का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये जी देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है सब बच्चों को क्वेश्चन बेटा? यस। अच्छा बेटा, ये जो टाइप ऑफ पार्टिकल है ना, अब देखिए आप एग्जाम में कहेंगे यार हमें क्या पता टाइप ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है, तो बेटा देखिए उसने नीचे बताया हुआ है। टाइप ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि ये एटम है, ये केटाइन है या एनाइन है। केटाइन का मतलब समझते हैं सब? केटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज। केटाइन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, केटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन का बेटा मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। बेटा किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। और किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, कार्बन 13 जो है ना, बेसिकली उसने आइसोटोप बताया हुआ है। वैसे जनरली आप बताएं कार्बन क्या होता है? C612 होता है ना बेटा? हाँ बेटा, कार्बन 12 होता है या नहीं होता उसका एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल का? लेकिन ये उसने डिफरेंट मास नंबर लिया हुआ है, आइसोटोप की बात हो रही है। अब आपसे पूछते हैं कि कार्बन 13 बताएं कौन सा पार्टिकल है, तो बेटा इस पार्टिकल के अंदर आप एटम किस बेस पर लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरा काउंट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी बेटा बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है बेटा, 6 है। और आप बेटा फिर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि आपको कार्बन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब आप देखिए 6 ही प्रोटॉन है इसके पास, और इलेक्ट्रॉन आपने यहां से काउंट कर लिए 6 है। देखिए यहां इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन काउंट किए। और प्रोटॉन का कैसे पता चलेगा आपको? पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन नंबर मेंशन होता है हर एलिमेंट का, तो वहां से आप देख लेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं। तो टाइप ऑफ पार्टिकल में बेटा क्या लिखूंगा? एटम। चार्ज क्या होगा भाई इस कार्बन एटम पर? सिर्फ चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज। सिंबल क्या होगा बेटा? क्या बस ये लिख कर आ जाऊं? ये लिखूंगा ना गलत कर देगा। उसकी रीजन पता है क्या है? C613। जी बेटा, उसने आपको एक सैंपल दिया हुआ है कि ऐसे लिखना है सिंबल के लेफ्ट साइड पर लेफ्ट। अच्छा इस तरह भी लिखूंगा ना तो भी फिर वो गलत करेगा। रीजन ये है कि उसने जो हमें सैंपल दिया है उसमें उसने बताया कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है, मास नंबर ऊपर लिखना है। तो आपने बेटा इसको C6 नीचे 13 ऊपर। अच्छा बास बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पीरियोडिक टेबल से ना C612 लिख देंगे। नहीं भाई, कार्बन 13 की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पर जो मास नंबर है वो उसी आइसोटोप का डालना है, 13 लिखना है। पीरियोडिक टेबल से उठाकर कॉपी नहीं करना यहाँ। अच्छा नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास Cl-1। अब बेटा इसके लिए पता है क्या करें? आप पीरियोडिक टेबल ओपन कर लें,
और उसमें आप देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो होता है 17 और 35.5। ये है पीरियोडिक टेबल बेटा। पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसे मिलेगा, अगर नहीं भी है तो बेटा बस यही देख लें। यहां पर उसने मैथ नंबर क्या लिया हुआ है बेटा? 37। इट मींस कि ये आइसोटोप की बात हो रही है, डिफरेंट मैथ नंबर है ना, तो दिस इज आइसोटोप। तो बेटा इसका नेम ऑफ आइसोटोप क्या होगा? देखें, अब लिखेंगे क्लोरीन, स्पेलिंग में लिखेंगे क्लोरीन 37, क्योंकि बेटा उसने जो आइसोटोप है वो 37 वाला लिया हुआ। अब बताएं इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा? सिंबल से भी पता चल रहा है, यहां से भी पता चल रहा है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या लिखूंगा टाइप ऑफ पार्टिकल के नीचे? A9। अब आगे आ जाए बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी बेटा। वैसे तो जब क्लोरीन की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, क्लोरीन 17 की, तो 17 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये बेटा 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। लेकिन इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है या नहीं? जी बेटा, इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है ना, तभी तो उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो इसलिए मैं अब 17 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा, बल्कि कितने की करूंगा? 18 की करूंगा। 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन की जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये 3p क्या हो जाएगा बेटा? मेरा 6 हो जाएगा। तो मैं यहां पर अब लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर तो बेटा मैं 3p5 करता ना, तो 3p5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम। 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन वो आयन की पूछ रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसलिए मैं 3p5 की जगह 3p6 कर दूंगा। क्लियर हो गया बेटा? ये कोई इसमें मसला? जी बेटा क्लियर है ये फर्स्ट 2 रोज। अब थर्ड रो पर आ जाए, सल्फर 34। वैसे बेटा पीरियोडिक टेबल में आप देखें ना, तो सल्फर आपको ऐसे मिलता है 16 32। उसने जो यूज किया 34, इसका मतलब वो यहां पर भी आइसोटोप यूज कर रहा है। तो बेटा सिंबल कैसे लिखेंगे जी इसका? सल्फर, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से देख के लिखेंगे बेटा। पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर लिखेंगे, वो क्या है? 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं कर सकता। और बेटा अब ऊपर मैस नंबर आप पीरियोडिक टेबल वाला नहीं लिखेंगे, जो मैस उसने आपको दिया है वो आपने लिखना है बेटा। तो सल्फर 34 है, तो यहां पर आप 34 ही लिखेंगे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है बेटा, एटम है, कोई चार्ज नहीं है, 16 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। जरा काउंट करें बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए ना? जी सर। अब आ जाए बेटा लास्ट वाले पर। अब देखें यहां पर लास्ट वाला, पता नहीं क्यों मोस्टली बच्चे गलत करते हैं बेटा, इसलिए इसको ध्यान से जरा देखें। आयरन 54 है, उसका मैस उसने बता दिया आपको 54। पीरियोडिक टेबल से जाकर आप इसका एटॉमिक नंबर देख लें 2654 याद है। वैसे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना आपको 56 नजर आएगा, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल में होगा बेटा इस तरीके से। लेकिन आपने यहां पर 54 इसलिए लिखना होगा क्योंकि वो 54 वाले आइसोटोप की बात कर रहा है। अब ये देखिए 26 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने? 26। जरा काउंट करें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पीरियोडिक टेबल ने आपको बताया है कि इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है। बेटा यहां काउंट करें, 2 + 2 4 6 10 12 18 एंड 24। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा निकले यहां पर? 24 बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है ये? सर 24 जी है। बेटा। बेटा इस आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए तो बताएं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 24 24। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन कम है? होने कितने चाहिए थे? 26 26 होने चाहिए थे। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है बेटा। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इस पर चार्ज क्या होगा, +2 होगा। देखें अगर आयरन आप ये लें ना तो इसके पास 26 प्रोटॉन होने चाहिए, 26 और 26 इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आप न्यूट्रल की बात करते हैं 26 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ओवरऑल ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपने ये जो बेटा देखा है यहां पर प्रोटॉन तो 26 है लेकिन इलेक्ट्रॉन है 24, मतलब 26 टाइम प्रोटॉन है, 24 टाइम्स इलेक्ट्रॉन है। तो आपका जो आंसर आएगा वो +2 में आएगा, इसलिए मैंने आयरन पर +2 चार्ज डाला है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है। 26 होने चाहिए थे इसके पास इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए 4s वाले। आप देख सकते हैं ना बेटा 4s2 लॉस है। अब यहां पर इसका सिंबल डालना है बेटा। सिंबल डालने के लिए आयरन लिखेंगे और 2+ लिखेंगे, आयरन के ऊपर 2+ और लेफ्ट साइड पर उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 26, मास नंबर आइसोटोप का लिखना है 54। बेटा ये काम करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। बताएं ये 5 नंबर लेना आसान है मुश्किल है बेटा? आसान है ना बेटा, ये मुश्किल तो नहीं है? जी सर आसान है। अच्छा बेटा इसमें ये चीज भी ध्यान में रखें, अगर एक रो में आपने कोई एक भी मिस्टेक कर ली ना तो आपका 0 हो जाएगा। सपोज इसमें आपने ये गलत कर दिया तो आपका 0 मार्क, इस रो में आपने ये गलत कर दिया सपोज तो 0 मार्क, इस रो में ये गलत कर दिया तो 0 मार्क। तो हर रो का एक मार्क है, ठीक है बेटा। अब बेटा आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह का एक क्वेश्चन है ये बेटा, इसको जरा करते हैं। बेटा कंप्लीट द टेबल टू शो द कंपोजिशन एंड आइडेंटिटी ऑफ सम एटम एंड आइंस। अब आपको बेटा ये पता होना चाहिए। अच्छा इसको करने का बेस्ट तरीका ये है, एटॉमिक नंबर के आगे लिख दें। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जो वैल्यू एटॉमिक नंबर की होगी वो प्रोटॉन की होगी। अच्छा ये भी बेटा लिख लें कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा ना दैट इज द न्यूक्लियॉन नंबर। इसके सम को क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियॉन नंबर कहेंगे। तो बेटा अब आ जाएं, बोरॉन से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन नंबर कितना होगा बेटा? मैंने हाँ बेटा ये मैं नीचे लिख रहा हूं कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा हमेशा। और दूसरी चीज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होगा ये न्यूक्लियॉन नंबर के इक्वल होगा हमेशा। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन नंबर भी 5 होगा। अच्छा बेटा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर को आप मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है बेटा। न्यूक्लियॉन नंबर इज आल्सो मास नंबर। बेटा आप मास नंबर से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो बताएं जी न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 10 - 5 करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा न्यूक्लियॉन नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। 10 में से 5 निकाले 5 आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं बेटा, ये कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का कैसे बताएंगे ये बता। आप ये देखिए कि ओवरऑल एटम पर कोई चार्ज है? नहीं है। ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। बेटा जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होंगे। बेटा इसको अगर नहीं समझ आया फिर देखें, मैं फिर बता देता हूं आपको ना। पहले ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होंगी इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है? न्यूक्लियॉन नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। और मास नंबर से प्रोटॉन नंबर निकाल दिया जाए तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। अगर आप ये कर लेंगे तो हो जाएगा आसानी से। अब सेकंड रो पर आते हैं ना बेटा। सेकंड रो नाइट्रोजन, न्यूक्लियॉन नंबर नहीं बताया, एटॉमिक नंबर नहीं बताया, प्रोटॉन नंबर नहीं बताया, न्यूट्रॉन बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया। बेटा अब आप पीरियोडिक टेबल से हेल्प लेंगे सिर्फ किस लिए? न्यूक्लियॉन नंबर जानने के लिए नहीं बेटा।
मुझे कोई बच्चा बता सकता है पीरियोडिक टेबल से जो आप हेल्प लेंगे वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या चीज देखेंगे, बताएं? एटॉमिक नंबर। सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे बेटा, सिर्फ, क्योंकि न्यूट्रॉन गिवन है। तो बेटा आपको पता चलेगा उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर में 7। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे। अब यहां पर ना बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। क्या वो पीरियोडिक टेबल से देख के लिखते हैं 7 14, तो 14 उठाकर यहां लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? आपको पता है कि जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो जरा बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करें, कितना आ रहा है, 14 या 15? 15 लिखेंगे बेटा इधर। तो आपने पीरियोडिक टेबल से सिर्फ और सिर्फ हेल्प लेनी है एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए, बस, और कुछ नहीं आपने वहां से देखना। अब बेटा चार्ज आपने देखना है जी, तो जरा देख लें। चार्ज तो बड़ा आसान है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस देख लें। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स हैं और नाइट्रोजन के पास 10 इसने इलेक्ट्रॉन दिए हुए, मतलब 7 टाइम पॉजिटिव चार्ज, 10 टाइम्स नेगेटिव चार्ज। आंसर क्या आएगा बेटा? -3। यस, -3 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 7 प्लस है और 10 नेगेटिव है, तो -3 इज द आंसर। अब बेटा नेक्स्ट आ जाएंगे। देखें एटॉमिक नंबर जो है ना ये बेसिक क्राइटेरिया है एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का। एटॉमिक नंबर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि 82 किसका एटॉमिक नंबर है, तो आपको ग्रुप 4 में एक एलिमेंट मिलेगा पीबी जिसको बोलते हैं लेड, ये ग्रुप 4 में है, इसका एटॉमिक नंबर 82 है। प्रोटॉन नंबर भी 82 उसने लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियॉन नंबर भी है। बेटा न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, शाबाश बताएं जी। न्यूक्लियॉन नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या आएगा? न्यूक्लियॉन नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 120। और ये होगा क्या बेटा? ये 120 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? ओवरऑल चार्ज बता दें। 2+2। यस, देखें प्रोटॉन्स जो है ना वो 82 हैं, प्रोटॉन्स आर 82, इलेक्ट्रॉन्स आर 80, तो 2 प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो +2। इसी तरीके से बेटा लास्ट वन इज ओवरऑल चार्ज। अच्छा देखिए प्रोटॉन नंबर बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देगा। आप जरा देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि प्रोटॉन नंबर 3 किसका है, तो आपको फौरन एलिमेंट का नाम पता चल जाएगा, लिथियम। लिथियम जो है ना इसका प्रोटॉन नंबर 3 है। बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम न्यूक्लियॉन नंबर के। न्यूक्लियॉन नंबर 6 हो गया बेटा। प्रोटॉन 3 है तो एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। अगर प्रोटॉन 3 है तो एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। बेटा ओवरऑल चार्ज इसने 2 डाला हुआ है, ओवरऑल चार्ज +1 इसने डाला हुआ है बेटा। तो बताएं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे लिथियम पर? लिथियम अगर इस तरह आप देख लें, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह होना तो लिथियम इज न्यूट्रल एटम, लेकिन उसने लिथियम पर चार्ज डाला हुआ है +1, इसका मतलब है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लिथियम ने लूज कर दिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के बजाय इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। बेटा ओ लेवल में भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते थे, लेकिन ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें चीजें ज्यादा डाली हुई हैं, लेकिन सारी वो चीजें जो ओ लेवल्स में आपने पढ़ी हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना इसमें जो आपने ओ लेवल्स में ना पढ़ी हो। बेटा यहीं तक रखते हैं, आपके आगे नेक्स्ट क्लास भी है। अभी जाइएगा मत, मुझे अटेंडेंस लेने दे बेटा, वरना आपकी एब्सेंट लग जाए।